इस वर्ष का नुकसान हो चुका है। अब आने वाले जो आगामी सीजन है उसके लिए आपका बीमा कैसे डेवलप होगा कि अगली साल की क्रॉप ना मरे। तो ये आपका सबसे पहला तैयारी होगी आपकी माइट को कंट्रोल करने के लिए। अब आपकी जो स्प्रे का सारणी होगी उसको आपने मिस नहीं करना है। वहां पर अब आपने को अपने बगीचों में नाइट्रोजन नहीं देना है, क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन देंगे अब आगे जाके वो फिर आपके कलर इशू जरूर लाएगा। ऑर्चर्ड में है समस्या तो समाधान है ऑर्चर्ड डायरी में। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा शर्मा ऑर्चर्ड डायरी में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आपकी कई समस्याओं का समाधान भी लेकर आई हूँ। आप ऑर्चर्ड डायरी पर वीडियो तो देखते हैं, पर कुछ बागवानों से मैं थोड़ी सी नाराज भी हूँ, क्योंकि कुछ लोग ना तो वीडियो को शेयर करते हैं, ना पूरा देखते हैं, ना ही चैनल सब्सक्राइब करते हैं। आपके लिए वीडियो में जानकारी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे बस यही उम्मीद रहती है कि आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब में सहयोग कीजिए। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, बागवानी पर जितनी ज्यादा बात होगी उतनी ही अच्छी ऑर्चर्ड डायरी बनेगी ना। बहुत से बागवान हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। उनके लिए मैं उनकी कुछ समस्याओं का समाधान लेकर आई हूँ, वो भी एक ऐसे बागवान की जुबानी जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से बागवानी में अपनी एक पहचान बनाई है। उनका नाम है डिम्पल पांचटा, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के ग्राम पंचायत बराल के रहने वाले हैं। ओले आने पर माइट कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रिशन और स्प्रे के प्रबंधन के लिए आपके मन में भी तो कई सवाल घूम रहे होंगे। तो आइए देखते हैं डिम्पल पांचटा जी ऐसी सिचुएशन में अपने बगीचे में क्या क्या करते हैं। सेब तो लगे थे पर ओला आ गया, आप क्या करें? इसका समाधान आपको यहाँ डिम्पल पांचटा जी बताएंगे। बागवान भाइयों नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों को एक फंगेसाइड, उसमें मैनकोजेब M45 या कार्बेंडाइजिम, जिसको आप पेविस्टिन के नाम से जानते हैं, इनमें से कोई एक फंगेसाइड लेके उसके साथ आप चैलेटिड जिंक 100 ग्राम, बोरॉन 250 ग्राम और साथ ही साथ आप लगभग 1.5 से 2 किलो यूरिया ऐड कर सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट स्प्रे होगी। और उसके बाद आपकी जो सेकंड एप्लीकेशन होगी वो लगभग 1 हफ्ते के बाद होगी, जिसमें आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, जैसे एग्रोमीन, मल्टीप्लेक्स या ऐसा कोई भी आपको दूसरी कंपनीज का मिलता है जिसमें सारे पोषक तत्व होंगे, तो आप उसकी स्प्रेज करेंगे। बागवान भाई, जो भी ये स्प्रेज है इससे आपके पूरी रिकवरी तो नहीं होगी, मगर काफी हद तक रिकवरी की ओर जाएगा आपका फ्रूट। साथ ही साथ अब इस वर्ष का नुकसान हो चुका है। अब आने वाले जो आगामी सीजन है उसके लिए आपका बीमा कैसे डेवलप होगा कि अगली साल की क्रॉप ना मरे। और साथ ही साथ आप उसके 6-7 दिन के बाद एक बायोस्टिमुलेंट या ह्यूमिक एसिड या कोई भी आपको जो अमोनिया एसिड, फॉल्विक एसिड, कुछ इस टाइप में अगर आपके पास मिलता है, आप उसकी भी एक स्प्रे कर सकते हैं। क्या हमारे बगीचे में माइट तो नहीं? कैसे जाने? और अगर माइट है तो अब क्या करें? तो सबसे पहले तो बागवानों को ये देखना होगा कि आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है माइट की। तो जो माइट है उसके लिए आप क्या करें, आप देखेंगे मेरे पीछे अभी स्प्रे हो रही है, तो मैं एसओ समर ऑयल HMOV के रूप में भी आप इसको जानते हैं, तो उसकी 2 लीटर की एप्लीकेशन हो रही है। साथ ही साथ जो मैं एड ऑन कर रहा हूँ उसमें 30 ml मजिस्टर ऐड कर रहा हूँ माइट के लिए, क्योंकि अगर कहीं पर कोई मादा माइट होगी उसको हम अभी किल कर देंगे ताकि वो एग लेइंग ना कर पाए। HMO क्या करेगा, जो आपकी अंडे होंगे उसको कवरिंग देगा और उसको हैच होने से बचाएगा। तो ये आपका सबसे पहला तैयारी होगी आपकी माइट को कंट्रोल करने के लिए। माइट को आइडेंटिफिकेशन के लिए
आप लोगों को एक लेंस की जरूरत पड़ेगी, वो आप फोन के माध्यम से देख सकते हैं और आप मॉनिटरिंग करेंगे अपने पत्तों की। आप इधर और यहाँ पर चेक कीजिएगा कि कोई मादा स्पाइडर माइट तो नहीं है, 2 स्पॉटेड है या यूरोपियन रेड माइट है, कौन से वाली है। तो अगर आपको कहीं भी दिखती है तो आपको ज़रूरत है कि इसको आप कंट्रोल करें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही फैलेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट बड़ा फ्रेंडली है इसके लिए और आपकी सारी मेहनत खत्म हो जाएगी अगर इसने क्लोरोफिल खा लिया। ना आपके कलर आएगा, ना आपके साइज आएगा, ना नेक्स्ट ईयर का बड बनेगा, क्योंकि बडिंग भी अभी होती है। जो अगले साल का बीमा है वो भी अभी बनना है। तो आपको बहुत ही ध्यान देना है अपने बगीचों का इस वक्त कि आपके माइट ना आ पाए। तो और साथ ही साथ मुझे ये भी जानकारी हमें मिली है या फोटोग्राफ्स के माध्यम से या फोन के माध्यम से कि पियर में रस्ट माइट आ चुकी है और उसने फ्रूट पे भी आ चुकी है, अब पत्तों से अब फ्रूट पे भी आ चुकी है और वो डैमेज करना, उस पर रस्टिंग आनी शुरू होगी है। इसके लिए आपको भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक माइटीसाइड, उसमें आप प्रॉपर जाइट भी कर सकते हैं, एबासीन भी कर सकते हैं और ये मिटिगेट भी कर सकते हैं। तो ये वाली जो दवाइयाँ है उसको आप पियर में सेपरेटली भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 4-5 दिन पहले एबासीन पियर में स्प्रे कर चुका था मैं रस्ट माइट के लिए, और आज हमारे मैजिस्टर और 2 लीटर HMO की स्प्रे पियर और एप्पल में दोनों में हो रही है। तो आपको ध्यान रखना इन चीजों का, तभी नहीं तो आपका फ्रूट डैमेज हो जाएगा और आप अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे। उसके साथ साथ जब ह्यूमिडिटी बनती है कि और उसके साथ साथ जो आप अभी HMO डालेंगे उससे एक फायदा और भी, जो सेंजो स्केल है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग की ओर जाएगी। अगर अल्टरनेरिया की प्रॉब्लम हुई तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पत्ते आने से अभी तक लगभग 65, 70 या 75 दिन के आसपास हो चुका है और अब अल्टरनेरिया आना शुरू हो चुका है आपके पत्तों में। उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आपके पत्तों में ब्राउन से स्पॉट पड़ने शुरू हो गए फर्स्ट फेज में, उसके बाद वो मार्सोरीना भी आएगा और साथ ही साथ जो एक और बीमारी है, वैसे इस साल ड्रॉट की वजह से वो काफी कंट्रोल है, अभी तक सुनने में नहीं आई या अभी तक कोई ऐसे फोटोग्राफ्स नहीं आए, वो थी स्कैब। तो ये जो अब आप स्प्रेज शेड्यूल करेंगे, अप्लाई करेंगे, वो आप फंगस को रोकने के लिए उसमें स्कैब भी हो गया, अल्टरनेरिया हो गया, मार्सोरीना हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू आपके बगीचों में होगा, उसको भी कंट्रोल करने के लिए आप फंगिसाइड्स की स्प्रे करें। तो जो अब समय आ चुका है, अब मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन में आपको स्प्रे करनी पड़ेगी, सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट। सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट को आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है फ्रूट वॉलनट तक क्रॉस कर चुका है, वॉलनट के आसपास है बहुत सारी जगह पे, हाइट में थोड़ा कम होगा। इसके बाद सेल का डिवीजन तो हो चुका है, अब फ्रूट सेल लॉन्गेशन की ओर जाएगा आपका फ्रूट, तो सेल की जो सेल डेवलपमेंट की ओर जाएगा। तो जो सेल डेवलपमेंट होगी वो डिपेंड करेगी कि भाई अब आपका साइज कैसे बनेगा। वैसे मैक्सिमम लोगों ने अब फ्रूट थिनिंग करके फारिग हो चुके हैं, मैं भी अपने बगीचों में फ्रूट थिनिंग करके फारिग हो चुका हूँ। काफी अच्छा साइज बन रहा है इस साल, क्योंकि कंडीशन बहुत अच्छी है, थोड़ा सा मॉइस्चर जरूर कम है और छोटे पौधे अब सूखने के कगार पर भी है, मगर फिर भी जो बड़े प्लांट्स है उसमें फ्रूट का जो साइज है वो बहुत ही अच्छा डेवलप हो पा रहा है। अब आपकी जो स्प्रे का सारणी होगी उसको आपने मिस नहीं करना है। स्प्रे के लिए दवाइयाँ तो ले आए, पर स्प्रे करने से पहले और कुछ जानकारी जरूरी तो नहीं? सबसे पहले तो आपके पास पीएच मीटर होना चाहिए। पानी का पीएच स्प्रे से पहले जरूर चेक करें। अगर आपका पानी का पीएच हायर साइड पे है तो उसको डाउन करने के लिए जो भी मार्केट में जो भी दवाई आती है, पहले आप पीएच को डाउन करने के लिए की ओर जाएंगे ताकि आपकी दवाइयाँ ज्यादा काम करे। और अगर आपका पीएच 5.5 और 6 के बीच है पानी का, या 5 से 6 के बीच है, तो आपका लगभग 20 दिन का बैकअप देगी दवाई आपके लिए। मगर अगर आपका पानी का पीएच हायर साइड पे, क्योंकि सब जगह हमारे स्टोर्ड वाटर है, टैंक है, उसमें हम पानी को स्टोर करते हैं, उसके बाद स्प्रे के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी रूप में। तो जब आप पानी को स्टोर करते हैं तो उसका पीएच बढ़ जाता है, वो लगभग 8 और 8.5 हो जाता है और दवाइयाँ उस स्टेज में बहुत ही कम, लगभग आप हैरान होने 10-15 घंटे से लेकर 4-5 दिन तक ही काम कर पाती है।
तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपका पानी का पीएच डाउन हो। उसके लिए आपको पीएच मीटर जरूर लेना, ऑनलाइन में मिल जाता है, 400-600 रुपए के आसपास से शुरू हो जाता है उसके रेट, और वो आपके हर चीज के लिए काम आएगा, आगे तक काम आएगा। जो आप मिक्सचर करते हैं उसका विशेष ध्यान रखिए। बहुत सारे बागवान फंगेसाइड के साथ न्यूट्रिशन डालते हैं और साथ में साथ माइटीसाइड डालते हैं, और ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। जब भी आप माइटीसाइड डालें तो उसको आप सेपरेटली या अलग से डालें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी अगर आपके बहुत सारी जगह पे माइट, अडल्ट माइट बहुत हो चुकी है, वहां तो आपको अडल्ट भी मारने पड़ेंगे, मगर जहां नहीं हुआ वहां आप एग के लिए, अंडों के लिए अभी आप माइटीसाइड डालें। और फंगीसाइड और न्यूट्रिशन भी वैसे कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है मिक्स करने का, मगर क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे हर चीज अलग से, तो दो चीजों का विशेष ध्यान रखें। पहले आप जो पानी में अप्लाई करेंगे, जो पहले चीज डालेंगे वो डालेगा फंगीसाइड, उसके बाद आप न्यूट्रिशन डालेंगे ड्रम में। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे हमारे बागवान एक ही तरह का सॉल्ट रिपीट करते एक साल में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो चीज आप पहले डाल चुके फंगीसाइड में, उसको आप दूसरी बार में ना डालें, बदल बदल के नए मॉलिक्यूल डालें, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएगी जो आप चाह रहे हैं। ऐसी गर्मी में कई लोग खाद की बात करते हैं, क्या हमें भी खाद डालनी चाहिए या नहीं? न्यूट्रिशन में आप अब जब आपके वॉलनट स्टेज क्रॉस कर चुकी है जहां पे, वहां पर अब आपने को अपने बगीचों में नाइट्रोजन नहीं देना है, क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन देंगे अब आगे जाके वो फिर आपके कलर इशू जरूर लाएगा। और अगर किसी प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें आपका नाइट्रोजन कम मात्रा में, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अभी आप देखें कि ड्रॉट है, और अब जो सबसे महत्वपूर्ण रोल रहेगा वो रहेगा हमारा कैल्शियम का। कैल्शियम का ऐसे भी रोल रहता है, मगर अब कुछ ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि जो स्किन को तनने की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब जैसे आप गुब्बारा फुलाते हैं, तो जो तनने की क्षमता है उसको जो फ्रूट की स्किन में लाता है, वो लाता है हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम की स्प्रे जो लोग कर चुके हैं, वैसे 1-2 स्प्रे कर चुके हैं लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में, मगर अब आपका रोल और ज्यादा हो जाएगा। आप ऑक्साइड फॉर्म और चेलेटेड फॉर्म अभी अप्लाई कर सकते हैं, मगर तोड़ने से लगभग 1 महीने पहले से लेकर आप कैल्शियम क्लोराइड पे चले जाएंगे। तो जो न्यूट्रिशन होगी उसमें सुपर और पोटाश का रोल थोड़ा ज्यादा रहेगा। अब बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे जैसे 12-5-27 करके भी मार्केट में आता है। जो लोग वॉलनट के आसपास या इससे नीचे, आप 13-0-45 भी अप्लाई कर सकते हैं अभी इस स्टेज पे। वो आपके अपने बीमे तो बनाएगा, साथ में आपके साइज में इंप्रूवमेंट देगा। और उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना कि आपके पत्तों के ऊपर की जो ग्रीनरी है, जो क्लोरोफिल है, वो खत्म ना हो, और उसको सबसे ज्यादा खत्म करती है हमारी माइट। और अगर इसके अलावा भी, माइट के बिना भी आपको लिए लग रहा है कि पीलापन है बगीचों के अंदर, तो आप जैसे ह्यूमिक एसिड या जिंक अलग से अप्लाई करेंगे, आप मैग्नीशियम अप्लाई करेंगे, तो ये क्लोरोफिल वापस रिफिल हो जाएगा। और जितना अच्छा क्लोरोफिल होगा उतना भोजन बनाने के प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा, और आपका ग्रोथ, पत्तों का साइज, आपके फ्रूट का साइज, सब कुछ अच्छा होगा, और अगली साल का बड भी बहुत अच्छा बनेगा। और एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है आजकल के, हम खाद डाल सकते हैं। जिन लोगों के पास ड्रिप इरिगेशन है या मॉइस्चर अच्छा है, आप लोग खाद डाल सकते हैं। खास तौर पर जो हमारे हायर एल्टीट्यूड वाले ऑर्चर्ड है, लो हाइट में अब मुझे लगता है कि खाद नहीं डाल पाएंगे आप। अब किस रूप में डालेंगे, क्योंकि अगर डालनी है तो आपको पोटाश डालनी पड़ेगी। पोटाश आके आपको अब लगभग जून के महीने में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको डालनी पड़ेगी पोटाश। उसमें आप SOP अप्लाई कर सकते हैं। नाइट्रोजन आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको जिसमें आपकी फ्रूटिंग नहीं हुई है, छोटे प्लांट्स है, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, उसमें आप नाइट्रोजन अप्लाई करेंगे, जिससे आपकी वेजिटेशन ग्रोथ अच्छी आएगी। और नाइट्रोजन डालते एक चीज का ध्यान रखना कि एक बार में नहीं डालना, चाहे आप
एक एक मुट्ठी डालो, दो दो मुट्ठी डालो, मगर तोड़ के स्प्लिट डोजेज में डालना है। जितने ज़्यादा आप अभी नाइट्रेट कैल्शियम नाइट्रेट या नाइट्रोजन देंगे अपने छोटे प्लांट में, उतनी अच्छी ग्रोथ आएगी, उतना अच्छा ग्रोथ करेगा पौधा आपके। तो ये तोड़ के डालना है आपने। और बहुत जो हाइट वाले ऑर्चर्ड है वहाँ आप अभी कैल्शियम नाइट्रेट या नाइट्रोजन अप्लाई कर सकते हैं अभी, क्योंकि आपके साइज के इश्यूज रहते हैं, क्योंकि लेट सीजन होता है सितंबर में, तो आप डाल सकते हैं अभी सेकंड डोज नाइट्रोजन की। बागवान दोस्तों, डिम्पल पांचटा जी के बागवानी में सहयोग के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी टीम की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बागवान दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चैनल का नाम ऑर्चर्ड डायरी क्यों है, और हम इसमें आपके सामने अलग टॉपिक या अनुभवी लोगों को क्यों लाते हैं? चलो आज मैं आपको बता ही देती हूँ, ताकि आपको अपने बगीचे में काम करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर समस्या का समाधान ऑर्चर्ड डायरी में ही मिले। इसके साथ साथ आपके सामने अलग अलग जगहों के लोगों के जो काम करने का एक्सपीरियंस है वो भी देखने को मिल जाता है। और भी अपने चैनल की बहुत सी कुछ खट्टी मीठी बातें बताऊंगी, पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।